सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है मौर्य वंश। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य वंश। कौन सा है दोस्तों? मौर्य वंश। मौर्य वंश की अगर बात करें तो मौर्य वंश का जो शासनकाल है वो रहा है 322 से 184 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रहा है दोस्तों? 222 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। इसकी बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासनकाल है वो रहा था दोस्तों 322 से 298 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश की बात करें तो 322 से 184 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। इसका प्रथम जो शासक था उसकी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका शासनकाल रहा 322 से 298 ईसा पूर्व तक। अब बात करें दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके बारे में जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं उनके बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 240 ईसा पूर्व में। इनका जन्म स्थान क्या था कि जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म स्थान था पाटलिपुत्र। कौन सा था दोस्तों? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान कहां पे है? बिहार में। बात करें इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था दोस्तों मुर्रा। पत्नी का क्या नाम था? तो ऐसा माना जाता है कि इनकी दो पत्नियां थी और एक का नाम था दुर्धरा और एक का नाम था हेलेना, जो सेल्यूकस की पुत्रियां थी। अब बात करें कि इनके बेटे का क्या नाम था? तो इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करें कि क्या मौर्य वंश से पहले भारत में कोई और शासक साम्राज्य फैला रखा था? तो हाँ दोस्तों, इससे पहले जो नंद वंश का शासक था जिसका नाम गणानंद था, वह मगध के अंदर अपना प्रभुत्व जमाए हुए था। यानी कि सबसे बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां पे था। तो मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य वंश सबसे पहले बात करें तो जो साम्राज्य था वो था भारत का। कहाँ का था? भारत का। बात करें कि जो ये साम्राज्य था ये भारत का था और इस समय यहाँ पे मगध महाजनपद पड़ता था, ये था मगध, और यहाँ का शासक था गणानंद। किसके पहले की बात है? चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के पहले की बात है, इनकी मौर्य वंश के पहले की बात है। लेकिन किस प्रकार से मगध साम्राज्य के गणानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और वहां की राजगद्दी को अपनी ओर किया या राजगद्दी पर बैठे, इसके पीछे की कहानी है। तो इसके पीछे की कहानी देखें तो यहाँ पे था उस समय तक्षशिला, नाम सुना होगा। उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। तो क्या होता है, यहाँ के जो शिक्षक थे उनको एक न्यूज मिलती है, उनको एक समाचार मिलता है कि भारत के ऊपर यूनान का एक राजा है जिसका नाम है सिकंदर, वो आक्रमण करने वाला है। ये बात तक्षशिला के सभी गुरुओं को पता चलती है। ये आपस में मीटिंग करते हैं या इनकी सभा बुलाते हैं और सभा बुला के आपस में अपनी अपनी राय देते हैं कि किस प्रकार से सिकंदर को भारत पे आक्रमण करने से रोका जाए। तो यहाँ पे सभा में बैठे सभी गुरुजनगण अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं। इनमें एक गुरु होते हैं जिनका नाम रहता है चाणक्य। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला के सबसे बड़े गुरुओं में अगर नाम लिया जाए तो किनका आया करता था? चाणक्य का। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त, और एक और नाम था इनका, वो था कौटिल्य। चाणक्य को तीन नामों से जाना जाता था,
यानी कि चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये सबसे बड़ा उस समय का विद्वान गुरु था। तो इसने इस सभा में बैठे सभी शिक्षकों को एक राय दी, यानी कि एक सलाह दी कि हम किस प्रकार से सिकंदर को भारत में आक्रमण करने से रोक सकते हैं। और ये राय इस प्रकार की दी कि अगर हमें भारत को सिकंदर से बचाना है तो हमारे भारत को हमें अखंड भारत बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अखंड भारत बनाना होगा। ये बात सुनकर अन्य जो शिक्षक थे, कहां के? तक्षशिला के, वो चाणक्य पे हंसने लगे और कहने लगे ये असंभव है, क्योंकि भारत के जितने भी महाजनपद है उनके राजा आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये कभी भी एक जगह नहीं होंगे। चाणक्य ने फिर से राय दी कि एक उपाय हो सकता है, एक उपाय से हम संपूर्ण भारत को अखंड बना सकते हैं। तो शिक्षकों ने पूछा भाई किस प्रकार से? तो चाणक्य कहता है कि हमारा जो भारत है इसमें सबसे प्रतापी जो शासक है वो है मगध का गणानंद, यानी कि नंद वंश का शासक गणानंद। अगर उसको ये बात कही जाए तो वह संपूर्ण भारत के राजाओं को एकजुट कर सकता है। सभी राजा सोचने लगे ये बात तो ठीक है, अगर वो ऐसे नहीं तो जो आधे लोग हैं या आधे शासक हैं वो तो इसके डर से आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो ये युद्ध करके उनको ले आएगा। तो सभी शिक्षक चाणक्य को कहते हैं कि ये काम तू ही करेगा और मगध में गणानंद के पास तू ही जाएगा। तो चाणक्य यहां से रवाना होता है और कहां पे पहुंच जाता है? मगध। कहां से रवाना होता है? यहां से, तक्षशिला से। चाणक्य रवाना होता है तक्षशिला से और कहां पे पहुंच जाता है? मगध पहुंच जाता है। वहां पे जाके मगध के राजा गणानंद से मिलने की बात होती है। तो वहां के जो दरबारी थे वो कहते हैं नहीं, अभी हमारे महाराजा को यानी कि हमारे राजा को हमारे राजा के पास समय नहीं है, हम आपको उनसे नहीं मिला पाएंगे। ऐसा माना जाता है। चाणक्य 2-3 दिन वहां पे रुके, नहीं मिलाया गया। आखिर में जो चाणक्य थे वो उनको गुस्सा आया और वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद देखा तो जो राजा थे वो अपने भोग विलास में खोए हुए थे, लेकिन फिर भी उस बात को नकारते हुए चाणक्य ने गणानंद के सामने अखंड भारत का प्रस्ताव रखा। अखंड भारत का प्रस्ताव रखते जो मगध का शासक गणानंद था, उसने जो ये अखंड भारत का नक्शा लेके दिया था, चाणक्य उसे फाड़ दिया और कहा कि ये ले तेरे अखंड भारत को मैंने खंड खंड कर दिया है। क्या कर दिया है? खंड खंड कर दिया है। जा बना ले तेरे भारत को अखंड, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। वहां से चाणक्य निकलता है और ये शपथ लेके निकलता है कि हे गणानंद, जब तक मैं तेरे वंश का खात्मा न कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और वहां से वापस लौट रहा होता है तक्षशिला। कहां पे लौट रहा होता है? तक्षशिला। तक्षशिला के बीच में पड़ता है एक जंगल। वहां पे चाणक्य देखता है कि 10-15 बच्चे शिकार कर रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चे की जो शिकार करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्षत्रियों के सम्मान होती है। क्षत्रिय मतलब राजाओं के सम्मान होती है। ये चीज देख के चाणक्य सोचता है कि ये व्यक्ति ये बच्चा बहुत ही फुर्तीला है, इसमें बहुत जोश है, ये कुछ भी कर सकता है। अगर इनमें बालपन में इतना साहस है, धैर्य है, तो ये कुछ भी कर सकता है। ये इसके पास जाता है और पूछता है भाई तू यहाँ पे कैसे? तो उसने कहा एक मेरा मामा है, उसके पास में खरीदा हुआ आया हुआ हूं और मैं शिकार करता हूं और मेरा पेट भरता हूं। चाणक्य मामा के पास गए और इसको 1000 चांदी के सिक्कों में, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्कों में चंद्रगुप्त को खरीद लाया। किसको खरीद लाया? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को यहां से खरीदकर कहां लेके आ जाता है? तक्षशिला। और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को 8 साल अध्ययन करवाया जाता है और 8 साल में चाणक्य चंद्रगुप्त को इस प्रकार बना देता है कि वह मगध के जो साम्राज्य था यानी कि गणानंद था उसको आसानी से पराजित कर सके। लेकिन पहली बार यह माना जाता है कि तक्षशिला से छोटी सी एक सेना भेजी और गणानंद को हराने की कोशिश की, गणानंद पराजित नहीं हुआ। तो जो चाणक्य था वो एक बार रास्ते में किसके घर रुकता है?
तो वह बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, छोटी सी सेना गणानंद को नहीं हरा पाएगी। तो फिर ऐसा माना जाता है कि चाणक्य और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे एक विशाल सेना लेकर गणानंद के पास जाते हैं और 322 में, कब की बात है, 322 ईसा पूर्व में गणानंद को पराजित कर देते हैं और यहीं से जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना होती है। तो इस प्रकार दोस्तों गणानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ये हो जाता है कि यहाँ पे 322 में शासक बन जाता है। 322 में शासक बनने के पश्चात ये अपना जो साम्राज्य है वो फैलाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त